हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लोज टेस्ट जो कि आधारित है न्यू पैटर्न के ऊपर, जैसा कि आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है। और ख़ास तौर पे ये जो क्लोज टेस्ट मैंने बनाया है वो साइबर सिक्योरिटी को ध्यान में रख करके बनाया है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर जो पैराग्राफ्स हैं या फिर क्लोज टेस्ट हैं वहीं से आ रहे हैं। तो ध्यान से हम देखेंगे कैसे इस तरह के क्लोज टेस्ट को करना है, क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए और यहाँ पे क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ताकि आप क्लोज टेस्ट को आसानी से कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अब देखिए, ये आपके सामने क्लोज टेस्ट लिखा हुआ है। पूरा एक बार में ही मैंने लिख रखा है इसको, बाद में हम इसको पार्ट बाय पार्ट देखेंगे। तो ये 3 पैराग्राफ का एक क्लोज टेस्ट है, आपके सामने दिख रहा है। ये साइबर सिक्योरिटी का एक आर्टिकल के ऊपर ये बनाया हुआ है। तो यहाँ पे क्लोज टेस्ट वैसे नॉर्मली क्या होता है कि वहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं, जैसे 1 2 3 स्थान रहते हैं, खाली रहते हैं, और फिर हमको वहाँ पे 5 ऑप्शंस मिलते हैं, 4 ऑप्शंस मिलते हैं, जिनमें से एक सुटेबल जो आंसर होता है उसको टिक करना होता है, भरना होता है। लेकिन अब जो न्यू पैटर्न के क्लोज टेस्ट हैं उसमें क्या है कि आपको जैसे यहाँ पे 1 तो दिया गया है खाली स्थान, लेकिन इसके साथ एक वर्ड भी फिल करके दे दिया गया, मतलब प्री फिल्ड हैं ये। और ये जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है प्री फिल्ड वर्ड, आपको क्या करना है कि ऑप्शन में से इसी का सिनोनिम छांटना है, और वो भी कौन सा, बेस्ट सूटेड और ग्रामेटिकली करेक्ट, वो आपको ऑप्शन यहाँ पे लगाना है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि बेस्ट सूटेड हो लेकिन ग्रामेटिकली करेक्ट अगर नहीं होगा तो वो उसका ऑप्शन नहीं होगा। अभी हम देखेंगे मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ जब क्वेश्चंस में चलेंगे। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी बढ़ जाती है और थोड़ा सा परेशानी कम भी हो जाती है। अगर आपका वोकैबुलरी का सेक्शन बहुत ही अच्छा है, बढ़िया से आपने तैयार कर रखा है, फिर आपको ये जो क्लोज टेस्ट है करने में बहुत मज़ा आएगा और बहुत आसानी से कर भी पाएंगे। लेकिन अगर आपकी वोकैबुलरी कमज़ोर है, फिर आप यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा गया है पहला ही कि आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि आपको अगर सिनोनिम्स का पता नहीं है, वोकैबुलरी का पता नहीं, क्या वर्ड लिखा गया उसका मतलब क्या निकलता है, तो आप नहीं कर पाएंगे इस तरह के जो भी क्लोज टेस्ट आएंगे उनको, या फिर करेंगे भी तो 10 आउट ऑफ 10 आपके नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, तो अब हम चलिए देखते हैं, एक एक पैराग्राफ को लेते हैं और देखते हैं कैसे इनको सॉल्व करना है। चलिए पहले पैराग्राफ पे आते हैं। पैराग्राफ पे आने के बाद हम यहाँ पे एक जो थीम है उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे और सेंटेंस बाय सेंटेंस इसको पढ़ेंगे। और यहाँ पे आंसर लगाने से पहले सबसे जो खास बात है वो ये है कि आपको एक एक ऑप्शन को चेक करना होगा। ऐसा नहीं कि पहला ऑप्शन आपको सही लगता है बस देखा आगे बढ़ गए टिक लगा के, नहीं, वो काम नहीं करना है। क्यों? हो सकता है कि वो सुटेबल ना हो, उससे भी कुछ अच्छा वर्ड आपको मिले जो कि बहुत ही सटीक हो। ठीक है, तो आपको एक एक ऑप्शन के से होकर के गुजरना होगा, भले ही आपको पहला ऑप्शन एकदम सही लग रहा हो फिर भी। ओके, लिखा हुआ है ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर इन 1982 द CIA फाउंड अ वे टू, यहाँ पे पहला गैप है, डिस्टर्ब द ऑपरेशन ऑफ साइबेरियन गैस पाइपलाइन ऑफ रसिया। यहाँ तक अगर हम पढ़ते हैं समझ में आता है कि CIA जो अमेरिका की एजेंसी है उसने कोल्ड वॉर के दौरान कुछ ढूंढा, एक तरीका ढूंढा क्या करने का, जो साइबेरिया की गैस पाइपलाइन है रशिया की, उसके ऑपरेशन को डिस्टर्ब करने का, मतलब उसकी कार्यविधि सही से ना चल पाए। तो यहाँ पे जो पहला डिस्टर्ब है, यहाँ पे क्या आ सकता है? तो अगर हम पहले ऑप्शंस पे चलते हैं तो पहला लिखा हुआ डिसरप्ट। डिसरप्ट का मतलब क्या होता है? तो डिसरप्ट का मतलब होता है किसी भी कार्य को जो कि प्रगति पे है उसको इंटरप्ट करना। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम? डिसरप्ट। ओके, जैसे अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं और मैं कुछ करके क्रिकेट को रोक देता हूं तो वो क्या हो जाएगा? डिसरप्ट कर दिया मैंने उसे अपनी कार्यविधि से, कुछ ना कुछ लगा करके, तो क्या हो जाएगा? डिसरप्ट। फिर ये जो डिस्टर्ब का है कहीं ना कहीं मुझे सही लग रहा है कि CIA ने क्या तरीका फाइंड किया होगा कि इसे किस तरीके से डिसरप्ट किया जाए ऑपरेशन को, लेकिन 100% श्योर नहीं हूं, तो मैं आगे चेक करता हूं। तो यहाँ पे देखते हैं यूज, तो डिस्टर्ब का सिनोनिम यूज तो होगा नहीं, तो काट दीजिए इसे। फाउंड अ वे टू अटैक, अटैक द ऑपरेशन ऑफ साइबेरियन गैस पाइपलाइन, नहीं, अटैक नहीं होगा। डिस्टर्ब कर रहे हैं मतलब किसी ने किसी तरीके से जो उसकी गैस पाइपलाइन का ऑपरेशन है उसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं, अटैक नहीं कर रहे हैं, तो ये भी आपका गलत। सपोर्ट आपका हो नहीं सकता। अब ई वाला ऑप्शन बचता है, देखिए क्या है? इंटरप्ट। इंटरप्ट, और यहाँ पे देखिए क्या है? डिसरप्ट। काफ़ी कन्फ्यूज़न है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। इंटरप्ट का मतलब भी क्या? रोकना। डिसरप्ट का मतलब भी रोकना। लेकिन दोनों में क्या सबसे ज़्यादा सही होगा? तो अगर आपको पता होगा डिसरप्ट की मीनिंग, तो डिसरप्ट के अंतर्गत ही इंटरप्ट आ जाता है। ठीक है,
तो इंटरप्ट के आपको अलग से लगाने की जरूरत है। डिसरप्ट का मतलब ये होता है कि इंटरप्ट एन इवेंट, कोई भी इवेंट आपका चल रहा है उसे इंटरप्ट करने को ही हम कहते हैं डिसरप्ट। तो यहाँ पे मुझे क्या लगता है सबसे सुटेबल आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाला डिसरप्ट। ओके, ऐसे ही आपको चेक करना होगा, इसमें टाइम थोड़ा लगेगा लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो ये पता चला। फिर आगे पढ़ते हैं। ऑफ रशिया विदाउट यूजिंग, फिर सेकेंड आपका फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव डिवाइसेस सच एज मिसाइल बम्स। कह रहे हैं कि ये रोकने का प्रयास है लेकिन विदाउट यूजिंग कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव। कन्वेंशनल का मतलब परंपरागत, परंपरागत का मतलब जो हमेशा से यूज होते हैं एक्सप्लोसिव, जैसे मिसाइल या बम। तो अमेरिका या CIA किसी भी बम या एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल नहीं करना चाहती है इस ऑपरेशन को रोकने के लिए। तो कन्वेंशनल के लिए यहाँ पे क्या टर्म आ सकता है, तो विदाउट यूजिंग लार्ज एक्सप्लोसिव तो नहीं, ये आइडिया ही नहीं बैठता। कन्वेंशनल का ये आपका सिनोनिम नहीं हो सकता है। न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव तो बात ही नहीं है। स्टैंडर्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, स्टैंडर्ड, हाँ स्टैंडर्ड आपको कहीं ना कहीं लगता है कि कन्वेंशनल का भी एक सिनोनिम मैंने देखा है कि स्टैंडर्ड होता है। कन्वेंशनल का मतलब स्टैंडर्ड का मतलब लगभग कहीं ना कहीं एक होता है, लेकिन स्टैंडर्ड जो होता है कहीं ना कहीं आपका एक जनरलाइज्ड सेंस होता है, मतलब एक सामान्य अर्थ होता है। ठीक है, एकदम सटीक तो नहीं होता, एक सामान्य अर्थ हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड एक्सप्लोसिव अगर यहाँ पे यूज करेंगे तो। फिर भी इसको हम अपने नज़र में रखेंगे। डी वाला देखिए क्या है, अच्छा ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल तो देखिए कन्वेंशनल का एकदम क्या कहते हैं एग्जैक्ट सिनोनिम मिलता है। कन्वेंशनल का मतलब ट्रेडिशनल का मतलब सेम होता है, मतलब परंपरागत। और यहाँ पे देखिए ई वाला ऑप्शन क्या है, मॉडर्न। तो मॉडर्न का मतलब कि एकदम आधुनिक एक्सप्लोसिव का यूज करना ही नहीं, लिखा हो जाए विदाउट मॉडर्न एक्सप्लोसिव डिवाइसेस सच एज कन्वेंशनल। और ये मॉडर्न, ये तो आपके लगभग अपोजिट हो जाते हैं, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। दो में आपको चुनना है, स्टैंडर्ड या फिर ट्रेडिशनल। तो आपको पता है कि ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है, परंपरागत। परंपरागत का मतलब क्या कि जो हमेशा से यूज होता आ रहा है, कि 1982 में ये सब काम हो रहा था, उससे पहले कोई भी ऐसा चीज़ नहीं था, कोई और तरीका जिसके जरिए किसी भी ऑपरेशन को रोका जा सके। मिसाइल दागते थे, बम दागते थे, परमाणु बम गिरा देते थे, उससे ही सारे युद्ध और ये सब जीते जाते थे। तो ये सब कहते हैं ट्रेडिशनल एक्सप्लोसिव्स थे। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसमें एकदम सही होगा, टिक करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। ओके, मेरे ख्याल से समझ में भी आ रहा होगा आपको। आगे पढ़िए। इंस्टेड दे कॉज द साइबेरियन गैस पाइपलाइन टू फ्लाई अपार्ट। कह रहे हैं कि इंस्टेड, इसके अलावा उन्होंने क्या किया, दे कॉज द साइबेरियन गैस पाइपलाइन टू फ्लाई अपार्ट, मतलब उन्होंने साइबेरियन गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया using a portion of code in the computer system that controlled its operation in what they tagged as logic bomb। और कैसे ये किया, देखिए किसी भी एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल नहीं किया, कैसे किया, थीम को समझना होगा तो बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। अगर आप सोचिए कि केवल आप फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह को देख करके फिल कर पाएंगे, फिर बहुत गलती हो सकती है। थीम को समझना सबसे ज़्यादा जरूरी, पॉजिटिव सेंस जा रहा है, नेगेटिव सेंस जा रहा है, क्या कहने का प्रयास है, फिर बहुत आसानी से आप कर पाते हैं। कि कहने का प्रयास कर रहे हैं कि केवल एक कंप्यूटर कोड का इस्तेमाल करके जो गैस पाइपलाइन थी उसको उन्होंने उड़ा दिया, जिसको लॉजिक बम की तरह उन्होंने उसको टैग दिया, लेबल दिया। ठीक है, तो उन्होंने इसको फ्लाई अपार्ट, फ्लाई अपार्ट का मतलब तितर बितर कर देना। तो फ्लाई अपार्ट का सिनोनिम क्या हो सकता है, तो थर्ड में देखिए, जैसे कोई अगर केवल आके तीसरे पे ही आके रुकेगा, पूरा पोर्शन वो नहीं पढ़ रहा है पैराग्राफ का, तो आएगा देखेगा दे कॉज साइबेरियन गैस पाइपलाइन टू कंट्रोल यूजिंग अ पोर्शन ऑफ कोड। अब उसे अगर थीम नहीं पता है कि यहाँ पे क्या बात हो रही है, CIA क्या करने की कोशिश करे, तो कहेगा हाँ ये वाला तो सही है, कंट्रोल एकदम सही बैठ रहा है, मतलब पढ़ने में सही होना चाहिए। जैसे कहते हैं इंग्लिश में बहुत सारे लोग तुक्का भिड़ाते हैं, फीलिंग लेके करते हैं। कंट्रोल पूरा पढ़ लेंगे, कहेंगे अच्छा टू कंट्रोल यूजिंग पोर्शन ऑफ कोड, हाँ ये सही है तो टिक करके आगे बढ़ेंगे। ये काम नहीं करना है। आपको पता है यहाँ पे फ्लाई अपार्ट का मतलब क्या है, ये सिनोनिम आपका खोजना है कि उन्होंने उसकी गैस पाइपलाइन के ऑपरेशन को रोक दिया। तो रोकने के लिए कंट्रोल यहाँ पे नहीं होगा, फ्लाई अपार्ट का सिनोनिम नहीं है, तो काटिए इसको। फिर देखिए क्या है, टू सेपरेट, सेपरेट नहीं किया मतलब अलग नहीं किया। फ्लाई अपार्ट का मतलब अलग करने का मतलब क्या है कि एकदम सिस्टमेटिक वे में उसको अलग अलग कर देना। फ्लाई अपार्ट का मतलब तितर बितर कर देना, एकदम छितरा देना, उसे कहते हैं फ्लाई अपार्ट। तो ये भी उसका सिनोनिम नहीं होगा। सी वाला देखिए तो एक्सप्लोड, कहीं ना कहीं ये सेंस बनता है फ्लाई अपार्ट का। एक्सप्लोड करना मतलब धमाके से उड़ा देना। जब आप किसी चीज़ को धमाके से उड़ाते हैं तो फ्लाई अपार्ट हो जाता है, मतलब उड़ जाता है, इधर उधर हो जाता है। तो सी वाला कहीं ना कहीं मुझे लगता है हो सकता है, लेकिन फिर आगे चलते हैं।
टू स्टॉप यूजिंग नहीं, टू स्टॉप यूजिंग फ्लाई अपार्ट, स्टॉप ठीक है, सेंस में ठीक बैठ सकता है कि हाँ स्टॉप कह सकते हैं हम, यूज तो खैर नहीं होगा, ये तो पता ही चल गया होगा। स्टॉप हम कह सकते हैं कि उन्होंने स्टॉप कर दिया, लेकिन यहाँ पे जो गैस पाइपलाइन है इसे उड़ाने की बात कर रहे हैं, मतलब धमाके से उड़ा सकते हैं या फिर तितर बितर कर सकते हैं, तो उस सेंस में स्टॉप आपका सही नहीं होता है, तो सी वाला आपका एकदम सही होगा। तो आप क्या देख रहे होंगे कि आपको हर एक ऑप्शन में कम से कम 2 ऐसे सेंटेंस या 2 ऐसे वर्ड मिल जा रहे हैं जिनमें आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, जैसे यहाँ पे एक्सप्लोड या फिर स्टॉप में हो सकती है। तो थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे और देखेंगे कि इसका सिनोनिम क्या हो सकता है जो वर्ड लिखा गया है, तो आसानी से आप इन दोनों में समझ पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन टिक करना है। फ्लाई अपार्ट का सिनोनिम स्टॉप हो सकता है, फिर एक्सप्लोड, तो मुझे पता है एक्सप्लोड होगा, तो यही हम टिक करेंगे। ओके, आगे पढ़ें। द केओस दैट ensued was so monumental that the resulting fire was, फिर यहाँ पे सी फ्रॉम स्पेस, कह रहे हैं कि जो इससे तबाही मची या फिर ये भगदड़ मची या फिर कह दीजिए जो तितर बितर ये सब हुए, एक असामान्य सी घटना वहाँ पे उत्पन्न हो गई, किसी को समझ नहीं आ पाया। तो वो क्या था, इतना मॉन्यूमेंटल था कि जो रिजल्टिंग फायर था, रिजल्टिंग फायर का मतलब कि जो एक्सप्लोड हुआ उसकी वजह से जो आग वगैरह उत्पन्न हुई, कह रहे हैं कि वॉस सी फ्रॉम स्पेस, कि उसे आकाश से या फिर स्पेस से भी देखा गया। ओके, तो अब यहाँ पे आपको चौथे में क्या लाना है, देखिए सी लिखा गया, सी का मतलब देखना, आग को आकाश से भी देखा गया या स्पेस से भी देखा गया। तो यहाँ पे क्या क्या इसके देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं, वॉज सीन, अब देखिए यहाँ पे वॉज सीइंग देखा जा रहा था, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। अगर मैं सेंटेंस को पढ़ता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि ये जो वाला जो सेंटेंस है ये क्या है, पैसिव वॉइस में है। ठीक है, पैसिव वॉइस में है, और पैसिव वॉइस में अगर ये सेंटेंस है तो इसका मतलब क्या होगा, वॉज के साथ क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट रहता है, तो उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, वॉज के साथ आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे सी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो सी की थर्ड फॉर्म होती है सीन। तो अगर देखिए सीन है, अच्छा हाँ है, तो डी वाला ऑप्शन आप यहीं से टिक कर सकते हैं। ठीक है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इन केस अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं तो क्या करेंगे, तो वॉज सीइंग, तो आप ये तो समझ सकते हैं कि यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तो यूज नहीं हो रहा है, तो आप इसे काट दीजिए, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म नहीं होगी। फिर आप देखिए क्या लिखा है, वॉच्ड, फिर देखिए क्या लिखा है, लुक्ड, फिर देखिए क्या लिखा है, सीन, फिर देखिए क्या लिखा है, सॉ। ओके, तो अब आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि सी या फिर कह दीजिए लुक, वॉच के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर ये तीनों के बीच में डिफरेंस आपको पता है तो बहुत आसानी होगी आपको करने में। देखिए लुक का मतलब क्या होता है, लुक अगर हम किसी चीज़ को करते हैं तो उसमें हमको प्रेशर देना पड़ता है अपनी आँखों को, मतलब हम जब किसी चीज़ को स्पेसिफिकली देखते हैं तो क्या होता है लुक। जैसे मैं कहता हूँ, मैं आपसे कहूँ कि लुक इन द विंडो या फिर कहूँ लुक इन द लैपटॉप, तो आप उसमें स्पेशली क्यों लैपटॉप में ही देखेंगे, या फिर किसी वेबसाइट में अगर मैं कहूँ इस लाइन में देखो तो आप उसी लाइन में ही देखेंगे, तो होता है लुक। ओके, वी ट्राई टू सी, तो वो क्या कहलाता है, लुक। वॉच का मतलब क्या होता है, वॉच उस जगह पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे कोई मूवमेंट हो रही होती है या फिर मूवमेंट होने जा रही होती है। जैसे हम मूवी वगैरह देखते हैं तो काफ़ी मूवमेंट होती रहती है, तो उसको हम कहते हैं वॉच। ओके, और सी का मतलब क्या होता है, ज़्यादातर ये कहते हैं कि बहुत ही फॉर्मल सेंस है कि अगर हम अपनी सुबह सुबह आँख खोलें, सोते रहेंगे खोलेंगे तो हम चीज़ों को देखते हैं, वी सी थिंग्स। तो सी क्या है, एकदम नॉर्मल फॉर्म है। तो यहाँ पे जो आग निकली है वो क्या है, उसको देखा नहीं गया है दूरबीन लगा करके, आसानी से वो देखी गई है एकदम नॉर्मली। तो यहाँ पे ये तो पक्का हो गया, ना तो वॉच आएगा ना तो लुक आएगा, आएगा तो सी ही। लेकिन अब आप यहाँ पे कन्फ्यूजन होगी, सीन आएगा या फिर सॉ आएगा। तो अब यहाँ पे आपको जहाँ पे कन्फ्यूजन होगी तो आपको ये देखना होगा कि क्या यूज हो रहा है सेंटेंस, तो उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि सॉ अगर आएगा तो ये होगा पास्ट इंडेफिनिट और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होगा। सेकंड फॉर्म होने का मतलब क्या होगा कि अगर सॉ आएगा तो उसके पहले हम वॉज का यूज कैसे करेंगे, नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे सीन ही आएगा, पैसिव वॉइस है, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट से जब कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे क्या जाएगा, सीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके,
थोड़े से यहाँ पे ग्रामर के रूल वगैरह भी आपको देखने होंगे वोकैबलरी के साथ। वोकैबलरी अगर आपकी अच्छी नहीं होती तो आप वॉच, लुक्ड, ये सब भी देखिए थर्ड फॉर्म वाले हैं, कैसे पता चलता है ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पता ही नहीं चल पाता इन तीनों में। अगर आप ये भी समझ जाते कि ग्रामर के हिसाब से वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन तीनों में क्या आएगा फिर कैसे पता चलता, नहीं पता चल पाता। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए स्पेसिफिकली कि किस वर्ड की क्या मीनिंग होती है। तो ये चारों आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। लिखा हुआ है इन 1988 द मॉरिस वॉर्म, वन ऑफ द फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड वॉर्म्स टू अफेक्ट द वर्ल्ड न्यू साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर। कह रहे हैं कि 1988 में मॉरिस वॉर्म नाम का एक पहला वायरस समझ लीजिए, वॉर्म समझ लीजिए, रिकॉग्नाइज किया गया, जिसने कहाँ पे इफेक्ट किया, न्यू साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो नया नया साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा था उस पर अफेक्ट किया। तो यहाँ पे न्यू की जगह पे क्या आएगा, न्यू तो अपने आप में ही सही लगता है, लेकिन यहाँ पे क्या आ सकता है न्यू की जगह पे, तो देखिए न्यू की जगह पे क्या न्यूली आ सकता है, नहीं, ये तो आपका एलवाई जुड़ गया, क्या हो जाता है एडजेक्टिव हो जाएगा, तो ये तो आपका नहीं आएगा न्यूली। ठीक है, न्यूली साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। बी देखिए क्या लिखा हुआ है, नेसेंट। नेसेंट का मतलब क्या होता है अगर आपको पता हो, नेसेंट ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आपकी वोकैबलरी अच्छी है तो समझ सकते हैं इंडस्ट्रीज़, और ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो एकदम नई नई डेवलप हो रही हो, इनकी शुरुआत एकदम नई नई हुई हो, तो उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं नेसेंट का। ठीक है, ये आ सकता है क्या, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि हाँ सही वर्ड है न्यू के लिए, क्योंकि ये साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर आपका नई इंडस्ट्री तैयार हो रही है, तो नेसेंट हो सकता है। फिर भी यहाँ पे आगे चलिए देखिए क्या है, नोवाइस। अब नोवाइस का मतलब भी क्या होता है, नौ सीखिया, या फिर जिसने अभी नया नया सीखना शुरू किया हो, नई नई तैयारी शुरू की हो। लेकिन ये जो नोवाइस होता है पर्सन्स के लिए होता है, ठीक है, किसी इंडस्ट्री के लिए नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। टायरो इसका क्या है, सिनोनिम है, जिन लोगों को नहीं पता टायरो क्या है इसका सिनोनिम, तो ये भी गलत। फिर क्या है, एडवांस साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जब यहाँ पे न्यू लिखा गया तो एडवांस नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे न्यू का सिनोनिम आना चाहिए, मतलब शुरुआत की बात कर रहा है, बिगिनिंग की बात कर रहा है। एडवांस में वो सारे शब्द या अर्थ आते नहीं हैं, तो इसको भी काट दीजिए। तो ये जो नेसेंट है यही आपके लिए सही शब्द होगा यहाँ पे भरने के लिए। फिर आगे पढ़िए, स्प्रेड अराउंड कंप्यूटर्स लार्जली इन द यूएस द वॉर्म यूज्ड। फिर क्या है, 6 डेलिकेसी इन द यूनिक्स सिस्टम नाउन 1 एंड। अब फिर 7वां पॉइंट आ जाता है, मतलब क्या है कि ये जो वॉर्म था बहुत तेजी के साथ पूरे यूएस में फैला, और ये क्या यूज़ करता था, द वॉर्म यूज डेलिकेसी इन द यूनिक्स सिस्टम नाउन 1। अब देखिए अगर कोई भी वायरस फैलता है हमारे शरीर में फैले, या फिर कहीं भी वॉर्म या वायरस को जो फैलता है वो तभी फैलता है जब हमारे अंदर कमजोरी हो या हमारे अंदर कोई कमी हो। डेलिकेसी का मतलब भी क्या होता है, फ्रेजिलिटी कह लीजिए, ठीक है, मतलब फ्रेजाइल होगा यूनिक्स सिस्टम, कहीं ना कहीं लूप होल्स होंगे, तभी वो वॉर्म ऐसे फैला है और इतनी तेजी से फैला है। तो डेलिकेसी की जगह पे देखिए क्या आएगा, वॉर्म यूज डेलिकेसी। कोड तो नहीं आएगा, हाँ, लेकिन जो लोग नहीं पढ़ेंगे पूरा सेंटेंस या पूरा एक पैराग्राफ, उनको समझ में आ सकता है कि यूज्ड कोड इन द यूनिक्स, तो सोचेंगे वॉर्म है कोड यूज़ करेगा प्रोग्राम वगैरह, तो हो सकता है सही होगा। तो अगर आपको पता होगा कि यहाँ पे क्या बात हो रही है तो आप समझ जाएंगे कोड तो नहीं होगा, क्योंकि उसने क्या यूज़ किया होगा, कोई कोड नहीं यूज़ किया है यूनिक्स का, उसने यूनिक्स की किसी कमजोरी का यूज़ किया है, डिज़ाइन भी उस अर्थ को नहीं रखता है। सी देखिए क्या है, वीकनेस इन द यूनिक्स। हाँ, सी वीकनेस तो बताता है कि कुछ ना कुछ वीकनेस हो सकती है, मे भी ये आंसर हो। फिर क्या है, डी को देखिए, सिकनेस। सिकनेस का मतलब क्या होता है, बीमारी, ठीक है, मतलब बीमार होना, पर्सन्स के लिए यूज होता है, कंप्यूटर वगैरह के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, काट दीजिए। फिर क्या है, टायर्डनेस, कंप्यूटर वगैरह कभी टायर नहीं होते हैं, तो इसलिए ई वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। तो एक ही ऑप्शन सही होता है, क्या, वीकनेस। आपको ऑप्शन सारे चेक करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर थोड़ा सा और अगर दिमाग लगाते, यहाँ पे देखिए आखिरी में क्या है, एसी है, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा है एक दिन पहले ही कि कोई भी वर्ड अगर होता है एडजेक्टिव से नाउन में कन्वर्ट करना होता है, तो हम उसके आखिरी में नेस लगा सकते हैं या फिर एसी लगा सकते हैं, तो वो आपका नाउन बन जाता है। तो इसका मतलब ये नाउन की बात कर रहा था, तो कोड और डिज़ाइन तो आप ऐसे ही काट सकते थे। यहाँ पे आखिरी में आ गया है नेस, मतलब प्लूरल है, और प्लूरल भी कैसे है यहाँ पे, क्योंकि वॉर्म कोई एक कमजोरी को लेकर के तो फैला नहीं होगा, बहुत सारी कमजोरियाँ रहेंगी प्रोग्राम में जिसको लेकर के वॉर्म इतना फैला होगा। यहाँ भी देखेंगे तो आपको नेस मिलेगा और यहाँ भी देखेंगे तो नेस मिलेगा, लेकिन जब अर्थ में जाएंगे तो सिकनेस और ये टायर्डनेस है, जो कि दोनों ही कंप्यूटर में होना पॉसिबल नहीं है। वीकनेस हो सकती है, प्रोग्राम में कोई कमी हो सकती है जिसकी वजह से ये वॉर्म फैला है। फिर आगे पढ़ते हैं, एंड
कॉपी इटसेल्फ रेगुलरली। देखिए वॉर्म का काम ही क्या होता है कि वो अपने आप को बहुत ही जल्दी जल्दी कॉपी करता है, बहुत ही जल्दी जल्दी अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, जिससे वो पूरे कंप्यूटर में फैल जाता है और आपका कंप्यूटर बहुत स्लो काम करने लगता है। तो यहाँ पे कॉपी की जगह पे क्या आएगा, तो कॉपी की जगह पे क्या आ सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है। देखते हैं यार क्या है, क्या लिखा हुआ है, रेप्लिकेट। हाँ, रेप्लिकेट का मतलब भी क्या होता है, कॉपी ही होता है। एंड रेप्लिकेट इटसेल्फ रेगुलरली, ये आपका ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम लेकर के चलते हैं। फिर देखिए बी, अच्छा डुप्लीकेट, कॉपी का मतलब डुप्लीकेट भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सी वाला ऑप्शन देखिए तो क्या है, रिपीट। हाँ, रिपीट का भी हो सकता है, हम कह सकते हैं कि अपने आप को जल्दी जल्दी रिपीट करता है, मे बी। फिर क्या है, रेप्लिकेटेड। फिर क्या है, पेस्ट। पेस्ट तो खैर नहीं होगा, ये तो ऐसे ही है, पेस्ट नहीं होगा। लेकिन चार ऑप्शंस जो आपको मिल रहे हैं बाकी के, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। तो इन सारी कन्फ्यूजन को आप अगर एंड कर सकते हैं तो बहुत आसानी के साथ। कैसे, आप सेंटेंस को अगर देखिए तो सेंटेंस देखिए यहाँ पे, तो आपको ये देखने को मिलेगा सेंटेंस किस में है, पास्ट में है। और यहाँ पे जो शब्द आएगा या फिर वर्ब आएगा वो भी किस में होना चाहिए, पास्ट में। रेप्लिकेट पास्ट में नहीं है, डुप्लीकेट पास्ट में नहीं है, रिपीट पास्ट नहीं है, एक क्या है, रेप्लिकेटेड। यही आपका क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए एक चीज अगर आप थोड़ी सी सोचते हैं तो उससे कितनी आपकी परेशानियां सॉल्व हो जाती हैं अपने आप ही। सब का मतलब था कॉपी करना अपने आप को, लेकिन करेक्ट क्या होगा, रेप्लिकेटेड, ना कि रेप्लिकेट। रेप्लिकेट भी करेक्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि वो प्रेजेंट है। और रेप्लिकेटेड क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, इसलिए वो यूज होगा। ठीक है, आखिरी के तीन हम देखते हैं इसी तरीके से क्या क्या है, और फिर देखते हैं कैसे इनको फिल करना है। लिखा है, एंड इन May 1998 द फेडरेशन ऑफ स्मॉल बिजनेसेस FSB फर्स्ट ब्रीफ्ड द UK गवर्नमेंट ऑन द अपकमिंग डेंजर्स ऑफ साइबर अटैक्स ऑन स्मॉल बिजनेसेस। तो कह रहे हैं कि 1998 में फेडरेशन ऑफ स्मॉल बिजनेसेस ने यूके की गवर्नमेंट को ब्रीफ किया किसके बारे में, ऑन द अपकमिंग डेंजर्स ऑफ साइबर अटैक्स, जो कि स्मॉल बिजनेसेस पे साइबर अटैक्स होने वाले हैं उनके खतरों के बारे में उसको ब्रीफ किया। किसे, यूके की गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे डेंजर्स के लिए क्या आ सकता है, देखिए तो अपकमिंग डेंजर्स, तो वॉर्म्स आएगा क्या। अब जिन लोगों ने नहीं सही से पढ़ा होगा वॉर्म्स भी लगा सकते हैं, सोचे होंगे वॉर्म पीछे बहुत यूज हुआ है तो हो सकता है यहाँ पे हो गया वॉर्म्स। नहीं, ये नहीं होगा। अपॉर्चुनिटी होगा क्या, देखिए नहीं, अपॉर्चुनिटी ऑफ साइबर अटैक्स ये पॉजिटिव शब्द है, इन नेगेटिविटी के साथ यूज नहीं किया जा सकता है। फिर यहाँ पे देखिए क्या है, पेरिल्स। अच्छा, पेरिल्स ऑफ साइबर अटैक्स, पेरिल्स हो सकता है क्या, मे बी। पेरिल का मतलब क्या होता है, खतरनाक। ठीक है, खतरनाक, पेरिल्स। ओके, तो खतरनाक और डेंजर्स ये आपके सिनोनिम्स हैं। डेंजर का सिनोनिम पेरिल हो सकता है, तो ये हो सकता है। या फिर थ्रेट भी हो सकता है। थ्रेट का मतलब भी क्या है कि एक तरीके की धमकी कह लीजिए या फिर खतरा कह लीजिए। वायरस अटैक, अपकमिंग वायरस अटैक, साइबर अटैक्स, तो ये आपका सेंटेंस सही नहीं बैठेगा, वायरस अटैक, साइबर अटैक, तो काट दीजिए। थ्रेट और पेरिल में क्या होगा, आप खुद से सोचिए क्या हो सकता है इसमें, थ्रेट और पेरिल्स में। तो आप छोटी सी बात अगर ध्यान रखें, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, डेंजर्स प्लूरल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अटैक्स भी आपका प्लूरल है, और यहाँ पे थ्रेट देखिए क्या है, सिंगुलर है। तो इसी हिसाब से आप थ्रेट को काट दीजिए, पेरिल्स आपके लिए सही ऑप्शन होगा। मोस्ट सुटेबल आपको ऑप्शन यहाँ पे चुनना है। आगे बढ़ते हैं, ऑन स्मॉल बिजनेस समराइजिंग, फॉर सम ईयर्स द एवरेज यूके स्मॉल बिजनेस हैज़, फिर बी, एन अनलाइकली टारगेट फॉर एडवांस डिजिटल अटैक। कह रहे हैं कि कुछ सालों से जो यूके के स्मॉल बिजनेसेस हैं वो इस तरह के अटैक्स के टारगेट में हैं, तो हो रहे हैं इस तरह के टारगेट। तो यहाँ पे 9 देखिए क्या है, बी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ सकता है, देखिए तो हैज़ बीइंग, बीइंग आएगा क्या, ये आपकी कॉन्टिन्यूस वाली फॉर्म आएगी क्या, हैज़ के साथ बीइंग, हैज़ बीइंग, नहीं ये नहीं आएगी। फिर हैज़ के साथ डन आएगा क्या, हैज़ डन एन अनलाइकली टारगेट, इन्होंने कुछ काम तो किया नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। फिर हैज़ बी और ये विक्टिम, आपको सिनोनिम क्या दिखता है, कहीं नहीं दिखता है तो काट दीजिए। हैज़ बीन क्या हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, ये आपका क्या है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट है। हैज़ के साथ बी की थर्ड फॉर्म आ सकती है, क्योंकि क्या होगी, बीन, हैज़ बीन एंड अनलाइकली टारगेट की हो रहे हैं या हो चुके हैं इस तरीके के उनके ऊपर अटैक्स। ठीक है, या फिर यहाँ पे सफ़र आएगा, सफ़र भी नहीं आएगा, तो ये तो बड़ा आसान था, डी वाला ऑप्शन टिक करिए और आगे बढ़िए। फिर आगे देखिए क्या, अनलाइकली टारगेट फॉर एडवांस्ड डिजिटल अटैक, यहाँ पे क्या आ सकता है कि किस तरह के अटैक्स हो रहे हैं, एडवांस्ड अटैक्स हो रहे हैं। तो एडवांस का मतलब क्या होगा, तो देखिए एडवांस का मतलब क्या, अत्याधुनिक होंगे, बहुत ही ज़्यादा नए तरीके से। तो ए वाला ऑप्शन देखिए क्या है, सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड का मतलब क्या होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा परिष्कृत, या फिर कह लीजिए बहुत ही ज़्यादा जटिल,
इस तरह के डिजिटल अटैक्स हो रहे हैं जिनको समझना मुश्किल है। तो एडवांस का एक फॉर्म ये हो सकता है सोफिस्टिकेटेड, ठीक है। एडवांस का मतलब भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा अत्याधुनिक, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का। और सोफिस्टिकेट का मतलब भी वही होगा, बहुत ज़्यादा परिष्कृत, बहुत ज़्यादा जटिल, जिसे समझना आसान ना हो। रेवोल्यूशनरी अटैक्स नहीं, ये कोई क्रांति फैला नहीं रहे हैं। टारगेट फॉर डिजिटाइज्ड डिजिटल अटैक, तो ये आपका सेंटेंस सही नहीं है एडवांस के लिए, नहीं। टारगेट फॉर अ साइबर डिजिटल अटैक, साइबर नहीं, यहाँ पे एडवांस की बात हो रही है, साइबर का उसके कोई भी संबंध नहीं है। फिर आखिरी वाला देखिए क्या है, वेपन ग्रेड। वेपन ग्रेड का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि वेपन का तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है, हम सम सॉर्ट ऑफ कोड्स का इस्तेमाल करके अलग अलग तरह के अटैक्स कर रहे हैं, तो वेपन ग्रेड भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन सा सही होता है, ए वाला सही होगा, जिसका सटीक अर्थ क्या, एडवांस का सोफिस्टिकेटेड। तो ये थे इसके 10 प्रॉब्लम। अब इसमें क्या क्या खास बातें थी। पहली बात थी कि आपकी जो वोकैब है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होनी चाहिए, परिष्कृत होनी चाहिए। परिष्कृत का मतलब आपको सिर्फ अर्थ नहीं पता होना चाहिए, दो मिलते जुलते शब्दों के बीच का क्या डिफरेंस है वो भी पता होना चाहिए। वॉच, लुक, सी, क्या डिफरेंस है तीनों में, ये पता होना चाहिए, क्योंकि आपको मोस्ट सूटेड वर्ड देखने थे। दूसरा क्या था, इसमें आपको ग्रामर का भी ध्यान रखना था। ग्रामर का कैसे ध्यान रखना था कि अगर आपको पता नहीं है कि सेंटेंस आपका पास्ट में है, पास्ट में अगर है तो उसके आगे जो वर्ब होगा वो भी पास्ट में होगा। इस बात को नहीं समझ पाते हैं तो जैसे भी हमने पीछे देखा था, रेप्लिकेट और रेप्लिकेटेड दोनों आए थे, हम समझ नहीं पाएंगे कौन सा सही होगा, ठीक है। तो ग्रामर भी थोड़ी बहुत आपको हेल्प करेगी, या फिर जैसे पैसिव और एक्टिव वॉइस वाला था, तो दोनों का एक मिश्रण बहुत अच्छा तैयार होता है इस तरह के क्लोज टेस्ट में। तो दोनों ही आपको बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए, खास तौर पे वोकैब बहुत अच्छी होनी चाहिए इस तरह का अगर आपको वोकैब्स देना है तो। वोकैबुलरी मैं हमेशा से कहता हूँ डायरेक्ट पूछी जाए तो अच्छी बात है, जैसा इस बार पूछा गया है। ना भी पूछी जाएगी तो आपको बहुत हेल्प करेगी इंग्लिश के पोर्शन में, क्लोज टेस्ट में, डबल फिलर्स में, पैराग्राफ में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, सब जगह आपको हेल्प करेगी। क्योंकि अगर वोकैबुलरी आपकी अच्छी है तो आप शब्दों को पढ़ के समझ पाएंगे, उसकी थीम समझ पाएंगे, नेगेटिव टोन में शब्द है, पॉजिटिव टोन में है, क्यों कहा जा रहा है। कई बार शब्दार्थ नहीं भावार्थ समझना इंपॉर्टेंट होता है, और वो तभी होता है जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो वोकैब पे, ठीक है। तो वोकैबुलरी के ऊपर जो मैं आपको वीडियोस दे रहा हूँ, वर्ड पावर मेड इजी सीरीज को, उसको देखना मत भूलिएगा। अभी तक मैंने 4-5 वीडियोस दे दिए हैं, एक एक करके देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आप सीख जाएंगे कैसे कैसे शब्द बनते हैं और किस किस शब्द का क्या मतलब है। जैसे भी मैं आपको बता रहा था AC वाला, वो मैंने वहीं पे बताया हुआ। अब ये छोटी छोटी चीज़ें आपको कहीं पे एक्स्ट्रा में देखने को नहीं मिलेंगी, ना तो इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा से रूल बनाए जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो बीच में पढ़ाते हुए आती हैं मैं आपको बताता चलूँगा, तो ध्यान से उसको भी देखिएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितनी हेल्प हुई इस वीडियो के जरिए। और वीडियो को लाइक करिएगा, अगर पसंद आया है तो थोड़ी सी मेहनत करिएगा लाइक बटन दबाने में, और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप जो भी आप इस्तेमाल करते हो मीडियम, उसका इस्तेमाल करके इसे शेयर भी करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँच सके, मेरी भी मेहनत सफल हो सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको तुरंत का तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होती रहे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।